अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान समीना पाशा। नाजरीन, खबर ये है कि 3 लाख लोग बेघर हो गए हैं। खबर ये भी है कि 2500 मकानात गिर गए हैं। खबर ये भी है कि 108 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। खबर ये भी है कि हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं और दर्जनों बल्कि सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। ये तमाम वो खबरें हैं जो पिछले कई दिनों से आपके सामने से गुजर रही हैं और शायद अब ये सिर्फ हिंसे बन के रह गए हैं। इनमें मामूली सा उतार चढ़ाव होता है या फिर आप यूँ समझ लें कि कुछ नए नाम शामिल हो जाते हैं कि अब फलां इलाका भी ज़ेरे आब आ गया, अब फलां इलाका भी ज़ेरे आब आ गया। लेकिन असल बात यह है कि शायद अंदर से वो एहसास अब सब में ख़त्म होता जा रहा है कि कोई उन लोगों का दर्द बांट सके कि जो लोग इस कर्ब से गुजर रहे हैं। आप एक लम्हे के लिए इमेजिन कीजिए कि आप अपने घर में सुकून से बैठे हुए हैं और फिर एकदम से आप बेघर हो जाएं, आपके सर पर छत ना रहे खुदा न खास्ता, तो क्या सूरत हाल होगी, क्या मिजरी होगी, क्या कर्ब और क्या अजियत का आलम होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हर साल इस कर्ब और इस अजियत से गुजर रहे हैं। ऐसा क्यों है और क्या सिर्फ नाअहली पर ही हम बात करते रहेंगे या फिर कुछ ऐसे भी मामलात हैं जिसमें हम ये देखें कि क्या वाकई क्लाइमेट चेंज इतना बड़ा इशू है जिस पर कभी बात ही नहीं की जा रही। हर साल इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी मिकदार में बारिशों का होना, क्या ये भी कोई इशू है जिस पर बात की जाए। और फिर ये भी कि इससे निमटने के लिए क्या किया जाए, क्या इस पानी का कोई ज़ख़ीरा करके इसको बेहतरीन मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि इतनी तबाही मचा रहा है। आज इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सईद काजी साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं रऊफ़ क्लासरा साहब। इससे पहले कि हम इस अहम मौजू पर आज बात करें और इससे जुड़ी फिर जाहिर है कि यकीनी तौर पर इसके हल से जुड़ी मजीद बात भी करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगी कि सईद काजी साहब अपनी खबरों से हमें आगाह करें। काजी साहब, मेरी पहली खबर तो जुड़ी है आपकी खबर से ही। हमने इससे पहले खासा अर्सा पहले मानसून आने से पहले खबर की थी कि कैसे क्लाइमेट चेंज हो रही है और वो यही हुआ है। अब जो आज मैं देख रहा था कि वो क्लाइमेट चेंज हुई है और ये कुछ बदलाव जो आया है इसके बायस नए इलाके हिट हो रहे हैं और फिर इसमें ख़तरा ये भी है कि कुछ हमारे डैम ऑब्सोलीट ना हो जाएं। जैसे मंगला डैम, हमें नए डैम बनाने हैं और ये मौसम की जो तब्दीली है, मदर नेचर डेवस्टेशन इसकी बढ़ती चली जाएगी अगर हमने इसको अरेस्ट करने की कोशिश न की। मगर जिस तरह आप बात कर रही थी, एहसास की ये बात तो है ही, मगर एहसास से ज़्यादा माल की बात है, पैसे की बात है। आपने कहाँ लगाना है पैसा, तो अगर वो आप नहीं लगाते, ये भी तो एक एहसास है ना कि माल हमारे पास और दूसरी जो है मेरी इंपॉर्टेंट खबर, हमारे साथ हमारे गेस्ट भी होंगे अब्दुल रज़ाक साहब जो कि मेंबर ऑडिट रह चुके हैं और इंटरनेशनल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन के साथ क्लोजली काम भी करते रहे हैं। तो आई हैड अ डिस्कशन विद हिम द अदर डे, तो मैं आई फाउंड हिम वेरी इंटरेस्टिंग। हम ये देखेंगे कि डेट कैसे एक्यूमुलेट हुआ। अब हमारा जो सिंगल सबसे बड़ा एक है जो हम बजट में सबसे ज़्यादा पैसे रखते हैं वो डेट सर्विसिंग। अब वो फौज के नहीं है, अब वो किसी और चीज़ के नहीं है, वो डेट सर्विसिंग है। ये है हमारी माशी गुलामी। इनसे हम ये पूछेंगे कि ये माशी गुलामी का आगाज़ कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, ये कर्जे किधर खर्च हुए, कैसे मैनेज हुए और लास्टली कि इससे निजात का कोई जरिया है या नहीं। ठीक है, क्लासर साहब आपके पास आज क्या स्टोरीज हैं? जी, आज ये हफ्ते का आगाज़ हम 3 स्टोरी से करेंगे। तो एक तो सबसे बड़ी स्टोरी ये है कि पाकिस्तान के ईरान के शहर वहाँ ज़ैदान में जो अपना कौंसल खाना है, जो सफारत खाना है, वहाँ पे 421 मिलियन ईरानी रियाल थे जो पाकिस्तानी सफारत खाने ने वहाँ पे जमा करवाए हुए थे, या वहाँ पे जो ईरानी जो हैं वो आके अपनी वीज़ा फ़ीस जमा करवाते थे वीज़ा लेने के लिए। तो अब ये पता ये चला है 3 साल बाद, 2010 से आने वाला ये काम शुरू था, कि ये 421 मिलियन रियाल थे जो उस बैंक ने वापस कर दिया अपने शहरियों को, हुकूमत पाकिस्तान या ये पाकिस्तानी सफारत खाने से पूछे बगैर। तो ये भी आपको एक नई कहानी सुनाएंगे कि कैसे जो पाकिस्तानी पैसे थे वो उठा के ईरानियों को वापस कर दिए गए कि आप लें और जाएँ। और दुनिया में मेरा ख्याल ऐसे कभी ऐसे नहीं होता कि जिसका अकाउंट है उसको पता ही ना हो, जिसका अकाउंट है उसको पता नहीं है और आप अपने शहरियों को पैसे वापस कर दें। तो ये स्टोरी है। और दूसरी इसके साथ जो स्टोरी बड़ी मेरा ख्याल है ज़्यादा अहम स्टोरी है कि पाकिस्तानी फ़ॉरेन ऑफिस जो है ये इन्होंने कुछ पीपल्स पार्टी दौर में पॉलिटिकल इन्होंने अपॉइंटमेंट्स की थी। 29 के करीब एम्बेसडर थे जो बाहर के मुल्कों में लगाए थे, नॉन कैरियर जिनको कहते हैं, पॉलिटिकल बेसिस पर लगाए थे। उनके बारे में इंटरेस्टिंग एक इंकशाफ आया, रिपोर्ट है ये मेरे पास। तो उसमें यह कहा गया कि बहुत सारे इनके ऐसे एम्बेसडर थे जिनकी तलीमी काबिलियत का फ़ॉरेन ऑफिस कहते हैं हमें भी नहीं पता कि इनमें कौन सी तलीमी काबिलियत थी या कौन सी इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का भी उनको नहीं पता। अच्छा। तो वो भी कहानी हम आपको बताएंगे जिसमें ये
तो बाकी छोड़ें, शहरी रमान का नाम भी शामिल है, उनके बारे में भी कहा गया है कि यूएस में एम्बेसडर तो लगी थी, लेकिन फॉरेन ऑफिस कहता है कि हमें उनकी तलीमी असनाद का, उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन का हमें कुछ भी नहीं पता कि उन्होंने कितना पढ़ा हुआ या नहीं पढ़ा हुआ। वो भी बड़ी एक मज़े की स्टोरी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और तीसरी मेरा ख्याल है कि एक अच्छी पॉजिटिव स्टोरी ये है कि जहाँ पाकिस्तान और भारत के दरमियान रोज़ाना हम देखते हैं ब्लेम गेम चल रही है, तो पाकिस्तानी जो ताजिर हैं और वहाँ पे इंडियन ताजर हैं, तो इनके दरमियान राब्ते बढ़ रहे हैं। और पाकिस्तान ने पिछले 5 सालों में 20 अरब रुपए की जो सीमेंट है वो भारत को फ़रोख्त की है, जो पाकिस्तान के हिसाब से एक बड़ी ये पॉजिटिव ये खबर है। हम तो कहते थे कि अगर दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत शुरू होगी तो पाकिस्तान को ये इसका नुकसान होगा। तो फिगर जो आ रहे हैं सामने उसके मुताबिक पाकिस्तानी ताजर हैं, इन्होंने 5 सालों में 20 अरब रुपए की सीमेंट फरोख्त की है, उनको भारत को की है। उसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे। सही है। तो आज काफ़ी सारी अहम स्टोरीज हैं। मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा हम अपना पेस जो है उसको तेज़ रखें ताकि ये तमाम स्टोरीज जो हैं वो नाज़रीन तक पहुँच सकें। अहम इन्फॉर्मेशन भी है इनमें। काजी साहब, मैं थोड़ा बात का आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। जैसे कि हम सैलाब की बात कर रहे थे, मैंने फिगर्स भी कुछ कोट किए हैं। क्या ये फिगर्स वाकई अब कोई मायने रखते हैं लोगों के लिए कि या फिर ये सिर्फ एक वही बात है कि सब यूज्ड टू हो गए हैं और अब कोई इसमें इंटरेस्ट भी नहीं लेता उस तरीके से? नहीं, जाहिर है ये रोज़ाना एक मिजरी है, एक लड़ाई है, और जिस निज़ाम में हम रहते हैं इस निज़ाम में कोई बंदोबस्त ऐसा नहीं है कि हम जो है वो ये ज़माना बड़ी तब्दीलियों का ज़माना नहीं है। एक हवाले से अगर देखें, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं वो हमारे यहाँ ख़ास तौर पर हमारे मुल्कों में नहीं बन रहे। जो नए इकनॉमिक आपने जो बने भी हैं, जो जिस तरीके से जो मॉडल इकनॉमिक आया है, हमें कभी मोटरवे बना दी, कभी कुछ बना दिया, मगर डैम्स बनने चाहिए थे। और अब जो नेचर जो है, ये नेचर में चेंज आ रही है। मैं खास तौर पे इस पे बात करना चाहता हूँ और इसी में मैं अपनी स्टोरी भी, ताकि जल्दी जल्दी हम करते रहें, कि चेंज पाकिस्तान में ये आ रही है। मैं देख रहा था कि जो ईस्टर्न साइड से वेस्टर्न साइड पे जो है 100 किलोमीटर का बता रहे हैं माहिरीन के एक जो मानसून है वो उसकी जद में अब अटक भी आ रहा है। और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ नए और इलाके हैं। कुछ ये कि ये जो अगली जो 100 बड़ी बारिशें होनी हैं, इनमें से 6 जो बता रहे हैं कि मेन जो टॉप की बारिशें हैं, उनमें ये नए इलाके जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ वहाँ पे होंगे। तो क्या वहाँ पे कोई ऐसा इंतजाम मौजूद है? फिर साथ साथ इसमें यह भी कहा गया कि इवन जो पुराने डैम थे हमारे वो ऑब्सोलीट हो जाएंगे। इवन कालाबाग डैम भी जो है, ये रिपोर्ट आज की मैं देख रहा था कि ये भी इररिलेवेंट हो जाएगा। तो हमें बहुत से डैम चाहिए और इस पानी को हमने करना है, हार्नेस करना है, जिस तरह आप कह रही थी, मगर कैसे करना है? यू नीड मनी फॉर दैट। अभी तो फिर हम जब 4-5 बड़ी बड़ी मददात देखते हैं अपने से। मैं खास तौर पे इस वाले पे बात करना चाहती थी, जो आप बात कर रहे थे कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, इसको शेयर करें कि क्या ये रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, आइंदा चंद सालों में क्या होने जा रहा है कुरायर्स के साथ? कुरायर्स के साथ तो ये तब्दीलियां आती रहती हैं। और ख़ास तौर पे जो हमने ये इंडस्ट्रियल बड़े जो मुल्क थे जिन्होंने इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियल जो एक ये धुआं और ये सब कुछ ओजोन लेयर के साथ किया इन्होंने। और आप जानती हैं पूरी दुनिया में एक जो ग्रीन मूवमेंट है उस ज़मन में, तो मौसमों में एक तो वैसी भी तब्दीली आई और कुछ हमने उसको ट्रिगर कर दिया। मिसाल के तौर पे 2 हम बड़ी अजीब व गरीब हरकतें कर रहे हैं। एक तो ज़मीन के अंदर हम कर रहे हैं कि हम कोई अभी बड़ा ईजी है अल्टरनेट एनर्जी हासिल करना, मगर हम फॉसिल ऑयल निकाल के सारा इको बैलेंस जो है वो ख़राब कर रहे हैं। इसी तरीके से 2 बड़े मुल्क, पहले अमेरिका था, अब चाइना भी उसमें शामिल हो गया, जो सबसे ज़्यादा ओमिट करता है ये जो इंडस्ट्रियल फजला है या ये सब कुछ। तो ये सारा जो है इसको डिस्टर्ब करे। अब मगर साइंस इस हद तक आगे चली गई है कि हम बता सकते हैं कि जी ये तब्दीलियां कैसी हैं और ये क्या करेंगी, मगर हमें इसके लिए फंड्स चाहिए। और फंड्स जो हमारे पास हैं, मगर वो फिर वही बात आ जाती है ना क्लासर साहब से भी, क्लासर साहब से मैं यही, क्लासर साहब मैंने कुछ दिन पहले जंग करें, हम नेचर के साथ जंग लड़ें या मिलिटेंट के साथ लड़ें, कोई एक ही काम हो सकता है। क्लासर साहब मैंने कुछ दिन पहले भी आपसे ये सवाल किया था कि इतना पानी ये जो आ रहा है, अगर इसको सही तौर पे जखीरा किया जा सके, सही तरह से इस्तेमाल में लाया जा सके, तो कितने ही मसाइल हमारे हल हो जाएंगे। इतनी बड़ी ज़मीन है जो कि बंजर है, इसी तरह से पावर जनरेशन इतना बड़ा एक हमारे मुल्क का मसला है, जो कि कहा जाता है कि पानी से सस्ती तरीन बिजली पैदा हो जाती है। तो इन चीज़ों की तरफ हम कब जाएंगे? फिर वही बात है कि सिंसियर लीडरशिप नहीं है। अच्छा क्लासर साहब, मुझे बताया जा रहा है कि हमें एक ब्रेक पर जाना है, मैं वापस आती हूँ तो फिर इस सवाल का जवाब आपसे लेते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, क्लासर साहब के पास चलते हैं और अपने सवाल का जवाब लेते हैं। क्लासर साहब, बात हो रही थी कि अगर इस पानी को ज़खीरा कर लिया जाए तो बड़ा मुफीद साबित हो सकता है। ये तो आइडियल सिचुएशन है अगर इस तरह की चीज़ें हो सकती है, लेकिन जो हमने ये काजी साहब ने भी एक बात की कि ना ये हम नेचर से लड़ सकते हैं ना मिलिटेंट से ये लड़ सकते हैं। और अब तो पता चलता है कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो शायद 2-4 लोग उनसे वो फाइट कर सकते हैं, लेकिन हम
उनसे भी नहीं लड़ सकते। ये बड़े जो हमारी रियासत है एक तरह के बहुत बड़े बुरहान में, जो मैं सबसे बड़ा बुरहान समझता हूँ वो क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस का है कि आपस में स्टेक होल्डर्स हैं उनकी कहीं ना कहीं पे कोई कॉन्फिडेंस की शदीद कमी है। जो कालाबाग डैम की हम अक्सर बात करते हैं, ये हो सकता है इससे सिंध को भी फायदा होता, लेकिन आपने इतने डाउट्स हमने क्रिएट कर दिए हैं कि सिंधी जो है वो किसी हवाले से भी हमारे ऊपर कालाबाग डैम पे चले एतराज है, मान लिया, उस पर कोई बात नहीं करता, लेकिन और कितने मंसूबे बनाए जा सकते हैं ना छोटे बड़े, उन पे क्यों नहीं बात होती, वो क्यों नहीं किए जाते? एक समीना एक ब्रीफिंग दी गई थी यहाँ पे इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी को, इसी पे ही पूरे ये पावर सेक्टर पे कि आपको बिजली कहाँ से बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए। तो पता ये चलता है कुछ साल पहले तक जो पाकिस्तान की रेशो थी, जो मेरे पास कोई फिगर्स भी पड़े हुए हैं उसके, मेरा ख्याल है कैबिनेट से रिलेटेड, वो ये कहते हैं 70+ ये परसेंटेज जो है बिजली आप पैदा करते थे पानी से पैदा करते थे, उसके बाद 20 या 25% थी आप उस फर्नेस ऑयल या दूसरे जो आपके पास ऑप्शन थे उनसे बिजली पैदा हो रही थी। अब ये रिवर्स हो चुका है, अब 75 और 80% तक आप पैदा कर रहे हैं फर्नेस ऑयल से कर रहे हैं, जिससे बिजली हमारी रीच से निकल गई है, उसमें चोरियां हो रही हैं, डाके हो रही हैं, हम उनको बिल्स नहीं पे कर सके। और दूसरा जो 20+ जो अब आपके हैं वो अब आप ये पानी पे कर रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन पाकिस्तान में हो चुके हैं। कोई आपका यहाँ पे पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशन सबसे बड़ा होना चाहिए था आपका यहाँ पे ये प्लानिंग कमीशन है। हम किसी दिन प्लानिंग कमीशन की स्टोरी करते हैं, ये करेंगे। जितनी बुरी हालत प्लानिंग कमीशन की हो रही है और जितनी करप्शन और मिसमैनेजमेंट प्लानिंग कमीशन का रहा है, वहां पे इस वक्त उन्होंने जिनका काम है कि इस मुल्क को पॉलिसी दें, जो इश्यूज आप रेज कर रहे हैं कि ये बताएं कि इस मुल्क को क्या क्या और किन किन चीजों की जरूरत है, उस प्लानिंग कमीशन ने दफ्तरों में कोई 52 के ये करीब कागजों में अपने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जिनकी वर्थ बनते 60 अरब रुपए से ज्यादा बनती है। 60 अरब रुपए के प्रोजेक्ट प्लानिंग कमीशन के जो अफसरान हैं उन्होंने अपने कमरों में शुरू किए हैं, जिसमें प्रोजेक्ट अलाउंसेज हैं, फिर गाड़ियां हैं, उसमें TAD है, फिर एयर कंडीशन है, फिर एक लंबी कहानी है। सो वो प्लानिंग कमीशन जिसने दूसरे उसको जो आपके सेक्टर हैं उनको प्लान करके देना, तो उन्होंने कहा छोड़ें जी, इनकी प्लान होता रहता, हम अपनी जेब में भी भर लें, हम अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग भी करें, किसी वक्त मैं पूरा डाटा लेके आऊंगा। प्लानिंग कमीशन का क्या काम है कि इन्होंने बैठ के 52 से ज्यादा जो इन्होंने प्रोजेक्ट खुद शुरू कर लें, इनके पास तो ये मनसूबा ही कोई नहीं है। और बाकी छोड़ें, जैसे हमने आपको याद होगा सिख की कहानी सुनाई थी पिछले अपने प्रोग्राम में कि उस सिख ने कैलकुलेशन करके पाकिस्तानी ये डेलीगेशन को दी थी जो भारत गया था कि भाई आप बिजली दरामद नहीं कर सकते। बिजली उसने कहा आप हमें तो बेचने आ गए हजूर, आपकी 10 साल बाद अपनी बिजली नहीं होनी। एक सिख की मेहरबानी कि उसको कोई थोड़ी सी अकल आ गई थी, हमारे यहाँ तो वो भी अकल नहीं आई। तो ये वो प्लानिंग का हमारा हशर है कि वो जो आपकी ब्यूरोक्रेसी, हम बात करते हैं पॉलिटिशियंस की, वो बस सही है, यानी किसी भी जगह पर हमें ऐसा ही लग रहा है कि सिंसेरिटी नजर नहीं आती है। हमारे नुमाइंदे कैसर नदीम साकी हमारे साथ मौजूद है। कैपेसिटी भी है, ये कैपेसिटी भी है जहाँ पे सिंसेरिटी की बात करते हैं। हो सकता है आप और मैं बहुत सिंसियर हूँ इस मुल्क के साथ, लेकिन हमारे साथ क्या हमारे अंदर कोई कैपेसिटी नहीं है डिलीवर करने की? नहीं है, मैं समझता हूँ कैपेसिटी नहीं है। आज ब्यूरोक्रेसी में कैपेसिटी मुझे नजर नहीं आती। जो अच्छे ब्यूरोक्रेट्स से बड़े टॉप के लोग थे जो बैठते थे, कोई विजन रखते थे, वो सारे रिटायर हो गए। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कैसर नदीम साकी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा लेटेस्ट सिचुएशन जानते हैं। कैसर, आप हमारे साथ मौजूद हैं, जरा बताइएगा सैलाब ने क्या तबाही मचाई है, आप जिन इलाकों में मौजूद हैं वहाँ पर क्या देख रहे हैं? सबीना, मुल्क भर की तरह हाफिजाबाद में हेड कादराबाद के मुकाम पर दरियाए चनाब से जो है 100 से ज्यादा जो देहात हैं वो मुतासर हुए हैं। इसी वजह से इलेक्शन कमीशन को एक मरासला भिजवाया गया है आरओ हाफिजाबाद की तरफ से कि NA 103 में जो है ज़िमनी इंतखाबात 22 अगस्त को हो रहे थे और मरासला भिजवाया गया है कि 150 जायद जो गांव हैं वो मुतासर हुए हैं, 150 से जायद देहात जो हैं, इसलिए इस इलाके में, इस हल्का में इलेक्शन ना करवाया जाए। और मैं समीना दूसरी तरफ आपको ये बताता चलूं कि जहां सैलाब की तबाहकारियों की के बायस मुतासरीन जो हैं खुले आसमान तले हैं, उनके लिए जिली इंतजामिया उन्हें महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने के लिए काम कर रही है। वहां पर मैं एक इंतहाई जो बात है वो क्लासरा साहब भी हैं, गाजी साहब भी हैं, वो बताना चाह रहा हूँ कि हाफिजाबाद में महकमा सेहत की जानिब से जो है कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। सैलाब मुतासरीन जिनका जमीनी राब्ता मुनक़ता है वो लोग बेयारो मददगार पड़े हैं, उनमें गैस्ट्रो, बुखार और खारिश की वबा जो है वो इस कदर फैल चुकी है कि ये लोग निजी अस्पतालों में अपनी मदद आपके तहत जो है यहाँ पर वबाई अमराज भी साथ में पड़ते हैं। सही कैसर, ठीक है, यानी मिजरी जो है वो उनकी, हाँ जी सही। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अफसोसनाक बात यह है कि ये इलाके जहाँ पर सैलाब आया है वहां से जलालपुर बटिया का सफर 15-20 किलोमीटर बनता है। अब महकमा सेहत की जानिब से जलालपुर बटिया में अमला तैनात कर दिया गया है कि सैलाब मुतासरीन जिनका जमीनी राब्ता ही मुनक़ता है वो यहाँ पर आकर इलाज मुआवजा करवाएं। कैसे और जब इस में कल हमने EDO हेल्थ से बात की
तो उन्होंने इस मौजू पे बात करने से इनकार कर दिया। जी समीना। ठीक है, शुक्रिया आपका कैसर नदीम साकी। जो आपने मिस्ट्रीज बताई है कासम, मैं एक जो बात करना चाहती थी वो ये कि ये बात करते कि हेल्थ फैसिलिटीज उस तरह से नहीं प्रोवाइड की। कल एक खबर मेरी नज़र से गुजरी थी और मैं हैरान हो गई कि जो सैलाब मुतासरीन के कैंप में है वहाँ पर जो हेल्थ ऑफिस है उसके एक ऑफिसर और उनका जो कुछ अमला था वो दवाइयाँ चुराते हुए पकड़ा गया है रंगे हाथों। मतलब आप आलम ये देखिए कि एक लोग जो पहले ही बेचारे आफतज़दा हैं, जिस पे पहले ही इतनी मुसीबतें टूट पड़ी हैं, उन पर हम मजीद ये कि उनका एहसास करने के बजाय उनके लिए जो आई हुई चीज़ें हम वो भी उसमें से उठा लेते हो ही रहा है एहसास। लेकिन ये जो अभी बता रहे थे, एक तो खबर ब्रेक की उन्होंने कि एक इलेक्शन जो है एक हल्के में, जी हाँ, ये कल खबर हमारे सामने आ चुकी हुई है। और दूसरा जलमसी में भी इस तरह से बताया जा रहा है कि वो 500 के करीब विलेज हैं। जी। अब जो मैं खबर देख रहा था 500 के करीब विलेजेस जो हैं वो इनंडेट हो गए हैं और उसके साथ जो डेवस्टेशन आई है फसलों में, उसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट आएगा आम आदमी पे आना है। देखे ना यहाँ पे हो क्या गया, हो ये गया है कि हर आदमी की इंडिविजुअल मैशियत बना दी गई है कि भाई तुम जानो और तुम्हारे काम जाने, तुमने इलाज मुआवजा पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ तुमने करना है। और फिर उसके बाद ये हम कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं करते कि इन ये जो नेचुरल कैलेमिटीज हैं। अच्छा, नेचुरल कैलेमिटी का भी क्या हुआ कि नेचुरल कैलेमिटी तो आती है, ये तो सबको पता है, मगर हम उसे मैन मेड डिजास्टर बना देते हैं कि जब हम उसको मैनेज नहीं करते, जब अब बीमारियां शुरू हो गई हैं, दवाइयां नहीं है, तो ये है। और मेरे ख्याल में एक बड़ा शिफ्ट, बहुत बड़ी पॉलिसी शिफ्ट चाहिए इस सारी बातों में, वरना ये जो मुझे नजर आ रहा है, जो मैं ये आज रिपोर्ट देख रहा था, ये जो अब मौसमों के बाबत से आई है, और अगले जो 2-4 सीजन आने वाले हैं, या अगली जो 100 बारिशें होनी है यहाँ पे, उस वो खासी। अच्छा, अब इनमें एक और भी चेंज आई है, खास तौर पे मैं देख रहा था, वो बता रहे हैं कि अब जो बारिश होती है वो बड़ी इंटेंस और तेज है, और आधे घंटे या 1 घंटे में ना वो बहुत ज्यादा हो जाती है। और ये एक चेंज आया है यहाँ पे जो है। चलिए बहरहाल ये तो एक सिचुएशन है ही है कि नाज़रीन जो सैलाब ज़दा इलाके हैं वहाँ पर क्या परेशानियाँ हैं। मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा हम आगे बढ़ें और मज़ीद जो स्टोरीज हैं उनके हवाले से बात करें। क्लासा साहब, आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, मैं चाह रही थी कि आप अभी इसको डिस्कस करें। आपने जिक्र किया था कि पाकिस्तान और इंडिया के जो ताजरों के राबते हुए हैं उसके हवाले से जो डेवलपमेंट्स हुई हैं। समीना, हमारे यहाँ आपको पता है पाकिस्तान इंडिया का जो एक तरह का हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है पिछले 65 साल से हम देख रहे हैं, और हमें ये महसूस ही होता है कि हर वक्त कोई ना कोई बुरी चीज़ें हो रही होती हैं। और एक हमारे ऊपर खौफ था कि अगर भारत के साथ तिजारत हमने शुरू की तो ये भारतीय जो है वो आके पाकिस्तानी मंडियों पर काबिज हो जाएंगे। अब जो फिगर्स हैं, कुछ यहाँ पर रिपोर्ट्स पेश की गई हैं कौमी असम्बली में जो हमारे पास मौजूद हैं इस वक्त, उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक उन्होंने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान की सीमेंट इंडस्ट्री है ये भारत की मार्केट पे डोमिनेट कर रही है। और पिछले 5 सालों के जो फिगर्स हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान ने कुछ 20 अरब रुपए के करीब सीमेंट जो है वो भारत को बेची है, यहाँ से बाकायदा एक्सपोर्ट होके गई है। और जो हम हर वक्त यहाँ पे रोला डाले रखते थे कि शायद हमारा ताजर जो है या हमारी इंडस्ट्री है वो कम्पिटेटिव नहीं है, वो इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकेगी, भारत आएगा पूरे का पूरा टेक ओवर कर लेगा। और ये जहन में रखें कि भारत को कोई खौफ नहीं है पाकिस्तान से। वो कहते हैं आप आएँ, हमारे यहाँ जो बिजनेस करना है, चीज़ें बेचनी है, बेचें। ये खौफ हमारे अंदर है। इसी वजह से भारत को 20 साल हो गए कि भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा दे रखा है, लेकिन हमने उनको दे के वापस ले लिया। ये भी हुकूमतों का अजीब फैसले हैं। जो पिछली अभी पीपल्स पार्टी की हुकूमत गुजरी, उन्होंने आके उनको स्टेटस दे दिया था। अच्छा, हमारे यहाँ ये बड़ा एक अजीब सा काम है, हम समझते नहीं, हमने अनाउंस कर दिया था। मैं तो ये कौमी असम्बली में जाता रहा हूँ। आपको ये अमीन फ़हीम साहब जो ये मिनिस्टर फॉर कॉमर्स थे, उनकी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखा सकता हूँ जो उन्होंने वहाँ पे कौमी असम्बली में खड़े होकर किए हैं कि हम भारत को दे चुके हैं। इवन इनकी कैबिनेट का जो फैसला आया था उस फैसले की कापीज हमारे पास मौजूद हैं, उनके मिनट्स उनके मौजूद हैं जिसमें यह फैसला कर लिया गया था कि भारत को हम 1 जनवरी से देना था, 1 जनवरी 2013 से हमने स्टेटस दे देना था। और पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो यहाँ पे बहस शुरू हो गई थी कि मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा वो भी भारत को, हमारे यहाँ लोगों को एजुकेट करने की जरूरत थी कि मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा ये तिजारत के हवाले से आपने देना है, बिजनेस के हवाले से देना है। और उसके फ्रूट्स देख लें कि 20 अरब रुपया अगर आपने भारत में जाकर कारोबार किया है और आपके वर्कर्स को पैसा मिला है, आपकी इंडस्ट्री में पैसा है, कुछ लोगों को यहाँ पे नौकरियां मिली हैं, आपको फॉरेन एक्सचेंज मिला है, ये वो पॉजिटिव चीज़ है। मैं समझती हूँ जब भारत और पाकिस्तान के दरमियान बॉर्डर क्लैशेस चल रहे हैं, एक दफ़ा फिर वार हिस्टेरिया हो रहा है, पानी की बातें हो रही हैं, उन्होंने फलां दहशतगर्दी कर ली, हमने उनके साथ ये कर लिया। अच्छी न्यूज़ ये है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी ताजिर जो हैं ये अब इस मोड में आ रहे हैं, इस स्टाइल में आ रहे हैं कि ये जाके भारत में जाके वहां पे ये कब्जा भी कर सकते हैं, ये वहां पे फाइट भी कर सकते हैं, पाकिस्तान के लिए फॉरेन एक्सचेंज भी एक तरह का अर्न कर सकते हैं। गुड न्यूज़ है कि पाकिस्तान ने भारत की मंडियों से 20 अरब रुपया कमाया है। अभी की बात में मैं ये भी एक चीज जानना चाह रही थी कि पहले ये डिस्कशन भी हो रही थी कि जी पहले अमन किया जाए उसके बाद तिजारत की जाए, नहीं जी पहले तिजारत की जाए बाद में। तो इसमें एक जो पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया था वो ये था कि जब स्टेक्स होंगे वहां पर लोगों के
यानी जो लोग यहाँ पे तिजारत कर रहे हैं बड़े बड़े सेक्टर्स में, वहां पर उनके जब स्टेक्स होंगे और वहां के लोगों के यहाँ पर स्टेक्स होंगे तो ऑटोमेटिकली जो पीस है, स्टेबिलिटी है, उसको कायम करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा फिर कोई हल नहीं होगा। इस पे मुख्तसर सा कमेंट चाहूंगी आपका। इसी से तो यही लगता है, जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तानी ताजर अगर जाके यहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री जो है 20 अरब रुपया कमा सकती है भारत की मार्केट में जाके सीमेंट फरोख्त करके, हम तो ये कह सकते हैं इसका मतलब ये तिजारत बढ़ेगी, पाकिस्तान के मुआशी मसाइल जो हैं बहुत सारे वो भी हल हो सकते हैं, जॉब्स हमारे यहाँ क्रिएट हो सकते हैं। जो सबसे बड़ी अहम बात आपने की है, हमारे क्लैशेस जो है वो कम हो सकते हैं। ठीक है क्लास साहब, हमें फौरी तौर पर एक ब्रेक पर जाना है नाज़रीन, उसके बाद प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, आप हमेशा सुनते रहे हैं कि पाकिस्तान कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है। इस हवाले से तो हम आज खास तौर पर बात करेंगे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप हमारे साथ मौजूद रहिए। खास तौर पर आज इस हवाले से बात करेंगे कि क्या इन कर्जों से निजात मुमकिन है या नहीं। लेकिन पहले मैं चाहूँगी कि क्लासर साहब ने कुछ मजीद अहम स्टोरीज के हवाले से जिक्र किया था, तो उनसे मजीद इस बारे में जानते हैं। क्लासर साहब, आपने बड़ी दिलचस्प स्टोरी बताई थी कि जो पाकिस्तानी सफ़ीर हैं उनका कोई तालीमी रिकॉर्ड के हवाले से भी मौमा ही बन गया है। क्या ये स्टोरी है? शरी रहमान का भी नाम आ रहा है। क्लासर साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। क्लासर साहब, आपकी आवाज आ रही है। जी 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 जी। तो मैं कह रहा था कि अब हालत ये हो रही है कि कोई ईंट उठाए तो नीचे से कोई ना कोई तबाही की दास्तान निकल आती है। अब पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस इतना जिम्मेदार किस्म का एक बड़ा बिग आपका एक इंस्टीट्यूशनल एक टूल है दुनिया भर में डिप्लोमेसी करने का, उसके हवाले से बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ें खुद लिख के दी हैं उन्होंने। एक रिपोर्ट सामने आई है जो यहाँ पे पेश की गई है, एक उसमें वो ये फरमाते हैं कि पीपल्स पार्टी के दौर में टोटल को इन्होंने 29 के करीब पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स की थी। इनको हक होता है कि आप उसमें कोटा रखा जाता है, वज़ीर आज़म साहब कर सकते हैं, चलें रखें आप किन लोगों को रख रहे हैं। आप ये फरमाते हैं, जब उनसे पूछा गया एक सवाल के जवाब में यहाँ पे कौमी असम्बली के इसमें क्वेश्चन आवर में कि हमें ये बताया जाए कि किस किस की क्या क्वालिफिकेशन थी, आपने उनको लगाया था। अब ये पता चला, खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि 5 इन्होंने एम्बेसडर ऐसे लगे हैं दुनिया भर में जिनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का फॉरेन ऑफिस खुद कह रहा है कि हमें भी पता नहीं है कितने पढ़े लिखे हैं या नहीं है। और सबसे बड़ा जो नाम है वो शहरी रहमान साहबा का है, जिनको यूएसए में इनको एम्बेसडर लगाया गया था पाकिस्तान का। उनके बारे में उन्होंने लिखा है जी इनके बारे में हमें कुछ पता नहीं है कितनी पढ़ी लिखी हैं नहीं है। उसका जवाब ये फरमाते हैं कि जो सीवी हमने इनसे मंगवाया था, इनकी पर्सनल फाइल है, उसमें इनका एजुकेशनल कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इस तरह के कोई 5 से लेकर 6 ऐसे एम्बेसडर हैं जिनके बारे में फॉरेन ऑफिस ये फरमा रहा है कि हमारे पास इनका एजुकेशनल ये क्वालिफिकेशन का कोई ना उनका रिकॉर्ड मौजूद नहीं। एक तो ये चीज़ है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इसी में ही बताई गई है कि ऐसे इन्होंने कोई तकरीबन 5 से 6 इन्होंने कोई रिटायर्ड जर्नल्स लगाए थे एम्बेसडर के तौर पर। पाकिस्तान भी दुनिया का यूनिक मुल्क होगा जहाँ पे एक तरफ ऐसे लोगों को लगाया जाता है जिनके बारे में एजुकेशन क्वालिफिकेशन का फॉरेन ऑफिस को नहीं पता, और दूसरी तरफ ऐसे लोगों को भी उन्होंने एम्बेसडर लगाया जिन्होंने वार स्टडीज़ में मास्टर्स किए हुए हैं या वार स्टडीज़ के कोर्सेज किए गए हैं। वो बहुत सारे जर्नल्स हैं जिनके नाम हैं, उसमें लेफ्टिनेंट जनरल एहसन अजहर साहब हैं, उसके बाद मेजर जनरल मोहम्मद इजाज साहब हैं, मेजर जनरल उल्फत हुसैन साहब हैं, मेजर जनरल आसिफ दुरे साहब हैं, मेजर जनरल मोहम्मद सदीक साहब हैं, और इनको बड़े बड़े अहम इंपॉर्टेंट पोस्टिंग दी। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अशरफ सलीम साहब हैं, एक मेजर जनरल यहाँ पे सैयद खुर्शीद साहब हैं, मेजर जनरल कासिम कुरैशी साहब हैं। तो ये वो लोग हैं जिनका काम था कि आप जाएं और डिप्लोमेटिक वर्ल्ड पाकिस्तान की बेहतर करें, या आपने वार स्टडीज़ जिन्होंने की हुई हैं उनको लगा दिया है, या जिनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन का फॉरेन ऑफिस खुद कह रहे हैं हमें पता भी नहीं है कि ये कितने पढ़े हुए हैं या नहीं है, उनके अपॉइंटमेंट्स भी की गए हैं। साहब, आपको तो पता ही है क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है। यहाँ पे कितने एम्बिशियस लोग थे जो सदर पाकिस्तान बनना चाह रहे थे, वाकफियत की बुनियाद पे बनते हैं। सेंसिटिव हालांकि पोस्ट होती है एम्बेसडर का होना, लेकिन बहरहाल क्लासर साहब आप साथ ही रहिए। जैसे कि नाज़रीन हमने जिक्र किया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है आज काजी साहब की कि जो हमारे ऊपर कर्जों का बोझ है, क्या ये बोझ इससे निजात मुमकिन है या नहीं। इस सिलसिले में अब्दुल रज़ाक साहब अकाउंटेंट हैं FBR के, वो हमारे साथ मौजूद है, माहिर माशियात हैं, उनसे बात करना चाहेंगे हम। मैं जरा थोड़ा सा पहले इनका तारफ करवा दूं, ये जो है मेंबर ऑडिट भी रहे हैं और खुद बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मगर एक बात जो मैं बात आगाज करना चाहूंगा आपसे रज़ाक साहब, एक जब आपसे मेरी डिस्कशन ऑफ दी कैमरा हो रही थी, आप बता रहे थे कि कोई हमने उसका पैटर्न नहीं रखा हुआ कि जी फलां कर्जा जो हमने लिया था उसका वक्त कब आएगा, यूं एकदम से पता चलता है कि किस्त आ गई है और हम
दौड़ना शुरू कर देते हैं। जरा यहां से बात शुरू तो करें और फिर हम आपसे पूछेंगे कि ये इतने कर्जे एक्यूमुलेट किस तरह हो गए और क्या इनसे निजात मुमकिन है। आप मुझे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लासर साहब, अपना काजी साहब, बहुत बहुत जी आवाज आ रही है, आप बोलिए प्लीज। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे वक्त देने का। जी मैं वो अर्ज कर रहा हूँ। इससे पहले मैं आपसे पहले जो कहा था कि वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ये इम्प्रेशन पाया जाता है कि जो भी एक आता है कि जी ये पेमेंट करनी है कर्जे की, लेकिन उसकी सारी बैकग्राउंड मालूम नहीं होती कि कर्जा कहाँ से आया, कब आया, कितना आया, कहाँ पे कितना लगा, उसकी कोई तफसील इस तरीके से नहीं। एक चीज हमें पता ही नहीं होता कि जो कर्जा हमने जिस काम के लिया उसका स्टॉक जो है ना वो बिल्कुल रेकनसाइल्ड नहीं है। अच्छा जी वो रेकनसाइल्ड भी नहीं है। सारा जो पूरा स्टॉक है, मगर मिसाल के तौर पे 110 कर्जे लिए गए हैं 50 साल में, तो उसको रेकनसाइल नहीं किया गया कि ओपनिंग बैलेंस क्या था, पेमेंट कितनी हुई है और इंटरेस्ट कितना चढ़ा और इस वक्त बैलेंस कितना बढ़ा हुआ है। वो शायद इसलिए भी हो रहा है कि काफ़ी लोग जो है इन आइसोलेशन डील कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, ईएडी में और ये कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स में, तो इसलिए ये मेरे ख्याल में काफ़ी ये अभाम पाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी जो सीरियस या संजीदा खबर ये है या लम्हा फिक्रिया ये है कि 65 बिलियन डॉलर्स का कर्जा इस वक्त, यानी आपका 6 ट्रिलियन 500 बिलियन रुपए आपके कर्जे के, बैरूनी कर्जे के बोझ के तले पाकिस्तान दबा हुआ है, जो कि पाकिस्तानी कौम से 3 गुना ज़्यादा है। जीडीपी का तकरीबन 65% है, और अगर ये तनासब 80% से ज़्यादा हो गया तो फिर हम डिफ़ॉल्ट के उसमें केस में आ जाएंगे, जो कि एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। ये भी बताता चलूँ कि ये फ़ीकस कर्जा जो है पाकिस्तानी अवाम के ऊपर, इसका 36,000 रुपये फ़ीकस बोझ है, और अगर अंदरूनी कर्जे मिला रहे हैं अपने लोकल बैंकों के भी, तो ये 83,000 रुपये पर हेड कर्जा पूरे पाकिस्तानी कौम के ऊपर बन जाता है। और इसके अलावा काजी साहब ये भी अर्ज कर दूं कि जब ये डॉलर की कीमत ऊपर नीचे होती है तो $1 की, अगर डॉलर जो है $1 महंगा होता है तो हमें मजीद 65 बिलियन रुपए का बंदोबस्त करना पड़ता है इस कर्जे की अदायगी के लिए। अच्छा ये बताइए, तो बड़े ही हॉरिबल फिगर्स हैं। अच्छा आप इस तरीके से आप हमें बता रहे थे कि कैसे इससे निकला जा सकता है, क्योंकि कुछ मुल्कों ने बाई है वो डिफॉल्ट कर दिया है माजी में, हमने देखा, वरना निजात नहीं हुई। जैसे मैंने इक्वाडोर की बात की, जैसे मैंने अर्जेंटीना की बात की। कई सब ये निजात इससे नामुमकिन है, इमीडिएटली तो बड़ा मुश्किल है। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो सकती है जिसमें हम अपने मुख्तलिफ ज़राए से अपनी आमदनी बढ़ाएं, ख़र्चे कम करें। ये जितने कर्जे चढ़ रहे हैं हमारे, ये हमारी अपनी समझ लें नाअहली की वजह से चढ़ रहे हैं कि ख़र्चे ज़्यादा हैं, इनकम कम है। अच्छा नहीं, एक बड़ी दिलचस्प बात जो आपने कही थी, पॉपुलेशन का जो आपने मुझे कहा था कि अगर हम आज $80 बिलियन का कहीं इंतजाम कर लें और उन्हें कहें जी ये सारे वापस ले लो, तो वो इनकार कर देंगे। जरा ये बताइए वो क्यों इनकार कर देंगे ये पैसे वापस लेने से? बिल्कुल मैं उसके लिए अर्ज करता हूँ कि ये जितना सारा ये कर्जे मुर्दों का सिलसिला है, ये एक सहूनी इंटरनेशनल साजिश है, या कह लें उनका एक प्लान है सहूनी कुव्वतों का कि पूरी दुनिया को एक हुकूमत के तहत लेके आना है, जिसका इंतज़ाम और हुकूमत यहूदियों के हाथ में होगी। और मेरे पास सारे फिगर्स हैं कि पूरी दुनिया के जो मुल्क हैं बड़े बड़े तरक्की याफ्ता भी, वो इन्हीं कर्ज़ों की लपेट में हैं। और इस वक्त अगर आपको $80 बिलियन या $65 बिलियन मिल भी जाएगा तो किसी न किसी हीले बहाने से ये वो इनकार करके हमें फिर इनके चक्कर में उलझाए रखेंगे। उसकी मैं मिसाल इस तरह से दे रहा हूँ कि जब हम FBR में थे तो उसमें हमें $150 मिलियन का कर्जा मिला हुआ था, तो हमने उसको कट करके 100 बिलियन किया, तो उस पर बड़ा शोर मचा कि जी आप काम क्यों कर रहे हैं, आप कई चीज़ें छोड़ देंगे। इसके अलावा जितने अनप्रोडक्टिव काम है उनकी तरफ ये कर्जे के अखराजात करवाए जाते हैं। मसलन ट्रेनिंग ले लें आप, कोई और ख़र्चे कर लें,
दफ्तरों को फर्निश अच्छा, अब्दुल रज़ाक साहब, हमें एक ब्रेक पर जाना है। अब्दुल रज़ाक साहब, माज़रत के साथ आपको यहाँ पे इंटरप्ट करें, हमें एक ब्रेक पर जाना है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। वापस आएंगे नाज़रीन तो मजीद इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अब्दुल रज़ाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं कि क्या बैरूनी जो कर्जे हैं और फिर अंदरूनी कर्जे भी जो हैं, इनसे निजात मुमकिन है या नहीं। क्लासर साहब, आप भी इस डिस्कशन का हिस्सा बन सकते हैं। मैं चाह रही थी कि आप भी अब्दुल रज़ाक साहब से सवाल करें। मैं सवाल को अपनी बात पूरी कर ले। मेरे लिए ये बात बड़ी थोड़ी डाइजेस्ट करना मुश्किल है जो उन्होंने बात की है। रज़ाक साहब अगर इस पर रोशनी डालें कि ये सहूनी साजिश है, ये पूरी दुनिया कर्जे लेती है और कर्जों के पीछे कोई ना कोई फिलासफी होती है। कंसेशनल आपको लोन्स मिलते हैं, 20 सालों के लिए मिलते हैं, ग्रेस पीरियड मिलता है। अगर पाकिस्तान को कर्जे ना मिलते या दुनिया को ना मिलते तो शायद मेरा ख्याल डेवलपमेंट की जो ये पेस है तो बहुत लो होती। इवन तरबेला देख लें, मंगला देख लें, आपको लोन मिले हैं, कर्जे मिले हैं, आपने 20 या 30 सालों बाद जाकर उनको रिटर्न किए। इसलिए इनका ये कहना है कि ये सहूनी साजिश है, वो कर्जे देना चाहते हैं दुनिया को, मेरा ख्याल है ये बहुत ज़्यादा स्वीपिंग स्टेटमेंट होगी और शायद बहुत सारे लोगों के लिए लॉजिकली तौर पर इसको डाइजेस्ट करना भी मुश्किल हो जाएगा और इनको मेरा ख्याल है डीप स्टडी करने की जरूरत है। असल इशू है जिस पे शायद जी मैं रिस्पॉन्ड करता हूं, मैं आपको रिस्पॉन्ड करता हूं इस पे। मैं अगर इजाजत कर्जों का इस्तेमाल, मैं सर छोटी सी बात सर, आप इस पे करें, क्या कर्जों का इस्तेमाल गलत होना बुरी चीज है या कर्जे लेना बुरी चीज है? हाँ, भारत ने हमसे ज्यादा कर्जे लिए हुए हैं, लेकिन असल चीज ये है कि प्रॉपर आप उसकी यूटिलाइजेशन करते हैं नहीं करते, जिसका रिटर्न मिलता है। ये कह देना कि पूरी दुनिया को सहूनी कर्जे देते हैं तो मेरा ख्याल है ये बात थोड़ी सी रीजन लॉजिक से हटके होगी। जनाब मैं अगर रिस्पॉन्ड मुझे इजाजत दें, वो मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि एक किताब है ये कन्फेशन ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन जॉन पर्किंस की, ये सारी चीजें उसने बयान की हुई हैं। मैं अपने पास से कुछ नहीं कह रहा, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग फ्रॉम माय ओन साइड। तो क्या उसने कहा है कि हमने रज़ाक साहब एक किताब की बुनियाद पे इतनी बड़ी बयान हमें दे देना चाहिए कि एक बंदे ने लिखी है, उसकी अपनी हो सकती हैं। तो क्या दुनिया भर में जो एक लोन का कंसेप्ट है और पूरा स्टडी करने की जरूरत है कि लोन लिए क्यों जाते हैं, दिए क्यों जाते हैं? तो एक किताब की बुनियाद पे हम पूरी की पूरी साजिश हम खड़ी कर दें कि ये सहूनी साजिश है और इसलिए हमें लोन दिए जाते हैं। उस पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं क्लास साहब। जी रज़ाक साहब आप कहिए। जी मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि एक सिर्फ किताब नहीं है, जॉन पर्किंस की किताब है, उसके बाद देयर आर Jewish protocols by the name of the protocols of the elders of Zions, उसमें भी उनका पूरा एक प्रोटोकॉल 24 प्रोटोकॉल्स हैं। उसके अंदर एक ये भी शामिल है कि पूरी दुनिया में एक हुकूमत हमने कायम करनी है और सारी कौमों को हमने कर्जों के जालों में फंसाना है। ये मतलब उनकी उसमें दी हुई है सारी चीजें, उसका स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ दिया हुआ उन्होंने। अच्छा एक मैं थोड़ी इंटरवेंशन करना चाहता हूँ, एक इंटरवेंशन। आई विल नॉट, मैं इस तरफ नहीं जाता कि सहूनी साजिश है या नहीं है, लेकिन ये बात तो अब तय हो गई है कि कर्जों को रियासतों को गुलाम बनाने के लिए टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स में जो प्रोजेक्ट ये शुरू करवाते हैं आपसे, वो प्रोजेक्ट होते हैं कि जिसमें वो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बना देते हैं, प्लाजे बन रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं, सड़कें भी बन जाती हैं, लेकिन हम इग्नोर कर। और आज आलम यह है कि पाकिस्तान ही नहीं, पूरा यूरोप जो है उसमें जो क्राइसिस है सारा डेमोक्रेसी का, वो ये आ गया कि ये कर्जे अनपेएबल हैं। अब 180% जो है इटली का कर्जा उसके जीडीपी के पहुंच चुका, अमेरिका का अपना $16 ट्रिलियन पहुंच चुका, और ग्रीस तो खैर सिसक रहा है, बकायदा सिसक रहा है और कोई हल नहीं है। अगर आप और आखिरी बात इस हवाले से कि कोई हल नहीं है, आखिर में रिवोल्ट हो गया, अर्जेंटीना ने भी रिवोल्ट कर दिया, उसके बाद राफेल क्रोया ने प्रेसिडेंशियल डिक्री करने के बाद कहा कि ये सामान उठाओ और निकलो यहां से, क्योंकि तुम कुछ, ये वही साहूकारों वाला काम है जो हम अपने अपना जो कर्जा लिया है। मेरा नजर सुन ले प्लीज, जरा थोड़ी सी मुझे भी इजाजत दीजिए बात करने की। अगर मिसाल के तौर पे आप कह रहे हैं कि कर्जों से बड़ी डेवलपमेंट होती है, ये किस तरह के कर्जे हैं जो पूरी कौम की आदमी खा जाते हैं सूद में? आप पाकिस्तान की पूरी 65-70% जो है वो कर्जों की मद में चला जाता है, तो इसका फायदा क्या हुआ हमें? किस तरह की डेवलपमेंट है? या तो उनके ऐसी जगह पे कर्जे लगे हैं। अगर आपकी ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियन पैसे खा जाए तो इसमें वर्ल्ड बैंक, जी नहीं, आई एम सॉरी, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जितने फॉरेन डोनर्स हैं या फॉरेन लेंडर्स हैं, दे मेक श्योर कि कर्जे जो है सही जगह पे इस्तेमाल भी ना हो। मतलब मेरे ऊपर ये अजीब बात बता रहे रज़ाक साहब, मेरे ऊपर गन पॉइंट रख दी जाती है कि रऊफ साहब आपने फलां जगह कर्जा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा वो फैसिलिटेट करते हैं।
उन चीजों को चलिए, जनाब थोड़ा सा से बहस को करते समेटते हैं। हैं। क्लासेस साहब, आपका हम पॉइंट ऑफ अपनी व्यू अपनी नाअहली जगह को, आ corruption गया, को, सही। क्लासेस हम साहब, अपनी आपका नाअहली पॉइंट ऑफ व्यू corruption आ को गया। उनके मैं खाते में चाहूंगी डाल थोड़ा रहे सा हैं। बहस को हम समेट करप्शन लें, वक्त कम है। करप्शन जो है वो अपनी जगह है, करप्शन अपनी जगह है, लेकिन आप कर्जे की मद में जो आप डेट सर्विसिंग कर रहे हैं, अगर आप 60-65% पूरी टोटल इनकम का वहां पे दे रहे हैं तो उसकी इनकम देखें जी, बैंकर जो है ना वो कर्जा उसको देता है जहां से उसको वापसी की तवक्को हो। फिर ये ऐसे प्रोजेक्ट में क्यों लगाते हैं? एक और बात, ये कर्जा तो दे भी चुके हैं। समेटना है, वक्त बिल्कुल खत्म हो मैं चुका है। आखिरी बात कर दूं। रज़ाक साहब, आखिर में ये जानना चाह रही हूँ, आप ऑनरेबल गेस्ट है हमारे, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि जिस तरह से अब हम फंस चुके हुए हैं कर्जों के बोझ तले, क्या इसके अलावा कोई हल नहीं था हमारे पास और अब क्या हम इससे निकल सकेंगे? तीन सिर्फ हल है। एक तो शराफत से जिस तरह पहले काम चल रहा है चलाते रहे, इनकम बढ़ाने की कोशिश करें, खर्चे कम करने की कोशिश करें। नंबर 2, वी कैन डिफॉल्ट लाइक अर्जेंटीना और साउथ अमेरिकन कंट्री जो इक्वाडोर ने, अर्जेंटीना ने और मैक्सिको वगैरह ने किया है। नंबर 3, मेरे ख्याल में हमें एक कोई कमीशन, जिस तरह सारे कमीशन या कमेटीज बनती हैं, इन कर्जों को पूरी तरीके से एनालिसिस का तजिया करने की ज़रूरत है ताकि इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री पता चले और इसके अलावा इसका कोई वे फॉरवर्ड निकल सके। दिस इज माई ओनली सजेशन। अदरवाइज ये एक हमारे ऊपर एक बड़ा सख्त एक अजाब है। डिफॉल्ट की सूरत में कंसिक्वेंसेस क्या होंगे रज़ाक साहब? अगर डिफॉल्ट कर जाए उसके अंदाजा भी है कि एक I know, स्टेट बने हुए हैं हम, I'm not suggesting that. उसकी consequences भी कौम को बता दें, consequences भी बता दें। देखिए, डिफॉल्ट तो हमने करना ही करना है, ये पे हो नहीं सकते। नहीं सर, एक दिन तो डिफॉल्ट करना है। बड़ा रोमांटिक नारा है। नहीं, इस मुल्क में बड़ा रोमांटिक नारा है कि आप डिफॉल्ट कर दें, जरा वो भी नहीं, बता नहीं, दें। मैंने डिफॉल्ट जरा क्या भाई, है? मैं ये क्लासेस में रिकमेंड कर तीन नहीं मुल्कों रहा ने तो भाई। रिसेंटली नहीं, डिफॉल्ट उन्होंने किया है, recommend हमसे नहीं किया बेहतर कि रह रहे हैं। default I'm not कर दें। recommending उन्होंने ये आपने recommend ऑप्शन नहीं दिया है, आपने ऑप्शन दिया है। जब अर्जेंटीना इक्वाडोर की बात करें तो दुनिया के डिफरेंट ऑप्शन ममालिक नहीं हैं, कह रहे। पाकिस्तान एक वो मुख्तलिफ ये मुल्क बता रहे है। थे कि क्या हो सकता क्या है, हो सकता, वो पॉसिबिलिटी की बात करें। possibility मैं की बात करें। मैं ऑन करता हूं, कैसे कह रहे हैं जैसे मैं मैंने ऑन करता हूं कि फैसला आपको जारी ये कर दिया। साम्राज्यिक कर्जे यहाँ जब्त करने पड़ेंगे जैसे 2008 ये में इक्वाडोर ने रिकमेंडेशन किए। आपकी तरफ से आ रही है, मेरी तरफ से आ रही है। ऑप्शन बताएं। सर, 72 बिलियन डॉलर, 62 बिलियन डॉलर पे 72 बिलियन डॉलर का सूद दे दिया। आपकी रियासत के विन कर रही है, बर्बाद हो रही है इसका अगर मतलब आप हमारे इससे साथ- निजात हासिल नहीं करेंगे तो। काजी साहब, इस मुल्क में 18 करोड़ में से 8 लाख लोग इनकम टैक्स देते हैं। 18 करोड़ में से 8 लाख इनकम टैक्स देते हैं, बाकी आबादी खा रही है। उसके बाद हम दुनिया से लड़ते हैं कि वो हमारा जो लोन दे रहे हैं। वक्त खत्म हो गया, जो खा रहे हैं वो चंद % ही हैं। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रज़ाक साहब आपका। हम Thank you. कोशिश करेंगे दोबारा आपको कभी इनवाइट करें ताकि आप और भी ज्यादा बेहतर तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट कर सकें। क्लासेस साहब, सईद साहब, आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।